मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी हो रही है वोटिंग। फिर 74 दिग्गजों की किस्मत ईवीएम मशीन में होगी कैद। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में करेंगे चुनावी सभाएं। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर और मध्य प्रदेश के सीधी और तेलंगाना के हैदराबाद में करेंगे जनसभाएं। वहीं राजस्थान में अमित शाह पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। अन्य दलों का भी धुआंधार प्रचार जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दौरे पर। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पूछा था एयर क्वालिटी सुधारने के लिए क्या कदम उठाए। क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो आज मुंबई में अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। अफगानिस्तान की नजर आज के मैच को जीतकर सेमीफाइनल की राह आसान करने की होगी। तो नया सवेरा में हम जानेंगे देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे बात अहम यह है कि आज छत्तीसगढ़ में जो पहले दौर का मतदान है उस पर रहेगी हमारी खास नजर की तमाम वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर आज वोट डाले जाने हैं। देखिए कुल 20 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग होगी, जिसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर मतदान जो है सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और बाकी जो 10 सीटें हैं उन पर 8 बजे से शुरू हो चुका है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं देश भर से कुछ खास अहम खबरों पर, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है और पहले चरण में 11 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 40.78 लाख से ज्यादा मतदाता कुल 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 25 महिला प्रत्याशी हैं जबकि 198 पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 10 सीटें मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भारू प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। तो वहीं बची हुई 10 सीट खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चल रही है। पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों में से 7 सीट सामान्य, 1 सीट अनुसूचित जाति और 12 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर भी लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए हैं। और छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव से अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही कांकेर से हमारे साथ सोमेश पटेल मौजूद है। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह से मतदान की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है और ये बहुत बड़ी हॉट सीट है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चुनावों को लेकर। जी हाँ, चल अगर हम बताएं तो 8 बजे से मतदान यहाँ शुरू हो चुका है। जैसा आपने बताया 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से, और इन 10 सीटों पर जो जिनमें अधिकतर सीटें जो है दुर्ग संभाग की है, राजनांदगांव, खुज्जी, पंडरिया, उसके अलावा जो है डोंगरगांव, डोंगरगढ़, और अगर बस्तर इलाके की बात करें तो बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर शुरुआत से ही लोगों के आने का सिलसिला 8 बजे के पहले ही शुरू हो गया है। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सीट है, बेहद महत्वपूर्ण चरण भी है क्योंकि 20 सीटों पर चुनाव होना है, 12 सीटें बस्तर संभाग की और 8 सीटें दुर्ग संभाग की। तो कुछ जो भी इस लोकतंत्र के महोत्सव में लोगों की जिस तरीके से उत्साह है उसी तरीके से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जो बस्तर क्षेत्र के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा के त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। दुर्ग क्षेत्र में इस तरीके की कोई चुनौती नहीं है, प्रशासन के सामने बेहद शांत और बेहद अच्छा इलाका है। तो राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव,
कवर्धा, खुज्जी, पंडरिया, इन सब सीटों पर 8 बजे मतदान शुरू हो चुका है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सबसे बड़ी अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संगवारी मतदान केंद्र आंचल वो होते हैं जो ऐसे मतदान केंद्र होते हैं जो पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं, जहाँ पर सुरक्षाकर्मी से लेकर पोलिंग अफसर और जो रिटर्निंग अफसर है वो लोग वहीं के होते हैं, महिलाएं होती हैं। भले ही राजनीतिक दलों ने कोताही बरती हो, राजनीतिक दलों ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में 223 उम्मीदवारों में महज 25 महिलाएं हैं, लेकिन आधी आबादी पूरी मुस्तैदी से, पूरे उत्साह के साथ मतदान में शामिल भी हो रही है, मतदान की इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित भी कर रही है। आचल जी बिल्कुल अश्विनी, आपके पास में वापस लौटेंगे। इस वक्त सुमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमेश, जहां पर आप इस वक्त मौजूद है वहां किस तरीके से इस वक्त मतदान की पूरी प्रक्रिया चल रही है और वहां के लोगों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व आज है और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 12 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं कांकेर जिले के चरामा पोलिंग बूथ पर, जहां पर लोग सुबह 7 बजे से यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं जो बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बस्तर जो शुरू से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद है। पहले चरण में 40 लाख मतदाता यहाँ पर मतदान करेंगे। पुरुष मतदाता की मैं बात करूं तो 19 लाख है और महिला मतदाता की बात करूं तो 20 लाख है और करीबन मतदान 504 यहाँ पर मतदान केंद्र बना गए हैं और लोग यहाँ पर सुबह से बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जी अश्विनी, आपके पास आना चाहेंगे। राजनांदगांव की बात करें या फिर तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स की बहुत अहमियत होती है और जब तमाम निर्वाचन आयोग के अधिकारी यहाँ पर वोटिंग शुरू होने से पहले भी आए थे जायजा लेने के लिए, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर लगातार कई अहम कदम उठाए गए। उनसे अगर आपकी बात हुई है, क्या कहना है उनका कि पहली बार उन्हें अपने लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर कैसा लगा? जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो हर व्यक्ति फर्स्ट टाइम वोटर जो होते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि पहली बार उनको एक संवैधानिक अधिकार मिलता है अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनने के लिए। तो युवाओं में तो खासा उत्साह दिखता ही है। उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हम आपके यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से युवाओं के अलावा जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन सब की बड़ी भागीदारी हो रही है। हम अपने कैमरा पर्सन उज्ज्वल से कहेंगे कि यहाँ का व्यवस्था दिखाएं। बेहद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात तो ही है सुचारू रूप से इन चीज़ों को संपन्न कराने के लिए, लेकिन युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स, इनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये दिग्विजय महाविद्यालय है, राजनांदगांव का बेहद प्रतिष्ठित और बड़ा पुराना जो है महाविद्यालय है। तकरीबन यहाँ पर 6 बूथ बनाए गए हैं। 6 बूथ में यहाँ के आसपास ये नगर पालिका के 3 से 4 वार्डों का यहाँ पर मतदान केंद्र है। अभी जस्ट शुरुआत हुई, लेकिन हमने देखा कि 8 बजे मतदान शुरू होने के पहले ही लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया था। लोगों को यहाँ पर हर तरीके की सुविधा प्रदान की गई है। आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, संगवारी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ऐसे 200 बूथ हैं पूरे 20 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, जो कि संगवारी मतदान केंद्र हैं। 20 बूथ ऐसे हैं जो दिव्यांगों द्वारा संचालित हैं, 20 बूथ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से युवाओं द्वारा संचालित हैं। तो चुनाव आयोग की पूरी कोशिश रही है कि समाज के हर तबके की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर भागीदारी सुनिश्चित हो और इसके लिए बाकायदा एक लंबा ड्राइव भी चलाया गया, कैंपेन भी चलाया गया, स्वीप जो प्रोग्राम चलते हैं, और साथ ही साथ किसी तरीके के लोगों में मन में भय ना हो, इसके लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अगर बस्तर संभाग की चुनौतियों को देखते हुए कहें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बहुत सारे बूथों को वहाँ पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाया गया है। उसके अलावा भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सारे इंतजाम है। बस इंतजार है लोगों को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें और अपने संवैधानिक अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल अश्विनी, जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में हैं, उनकी तरफ से कई सारे वादे तो किए ही गए हैं मतदाता को लुभाने के लिए, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, आपने कई सारे मतदाताओं से भी बात की होगी, उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो इस बार अपने जो अधिकार है उनका मत देने का, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अश्विनी।
देखिए, दोनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का जनता को बेसब्री से इंतजार था। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। घोषणा पत्र में दोनों राजनीतिक दलों के दावे किए गए हैं कि किस तरीके से वो अगले 5 वर्षों में अगर उन्हें सत्ता मिलती है तो इस पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे, राज्य का विकास करेंगे। अगर देखें तो मुद्दे जो है, मुद्दे वही जो भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर चुनाव में होते हैं। इस चुनाव में भी दिख रहा है। नया राज्य बना, नया राज्य बनने के बाद लंबे समय तक यहाँ पर जो अन्य विकास की गतिविधियाँ रही, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो चुनौती रही उन क्षेत्रों में जहाँ पर नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्र रहे। बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर इस बार पहली बार जो है बूथ बनाकर वहाँ पर मतदान सुनिश्चित किया जा रहा है। नक्सल गतिविधियों में काफ़ी कमी आई है, नक्सल गतिविधियों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते थे। 198 मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो 2018 के चुनाव में 196 मतदान केंद्रों को शिफ्ट करना पड़ा था कहीं और, थाने के आसपास या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर, जिनकी संख्या घटकर इस बार 149 हो गई है। यानी कि कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर नक्सल गतिविधियों पर काफी लगाम लगी है। बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि शिफ्ट नहीं करने पड़े। उन क्षेत्रों में अपने मूलभूत घर के नजदीक लोगों को मतदान करने का अवसर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो वही मूलभूत मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसका विकास की दरकार है लोगों को। शहरी क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, इस पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। बिल्कुल, और देख पा रहे हैं हम अपनी तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे दिव्यांगजन भी आकर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका राजनांदगांव से, और साथ ही साथ सोमेश्वर आपका कांकेर से, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो अभी वहाँ पर वोटिंग जारी है और लगातार इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। लेकिन वक्त नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक का है। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब रुक करते हैं मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए, जहां सभी 40 सीटों पर मतदान चल रहा है। मिजोरम में 8.52 लाख से अधिक मतदाता कुल 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मिजोरम में इस बार चुनावी मैदान में 174 उम्मीदवारों से 18 महिलाएं उम्मीदवार हैं। सभी 40 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और 156 पुरुष उम्मीदवार हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 8,52,000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और करीबन 174 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो दांव पर है। पुरुष और महिला मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 174 उम्मीदवारों में से 18 महिलाएं हैं और 156 पुरुष उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो जारी है। भाजपा 23 क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान भी शुरू हो चुका है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 19 आइजोल वेंगलाई 1 YME हॉल मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो आज नजर आए। और हमारे साथ आइजोल से ही हमारे संवाददाता बिक्रम जुड़ गए हैं। बिक्रम, किस तरह की तैयारी है, जिस तरह से आज वहाँ पर एक ही राउंड में जो तमाम सीटें हैं उसके लिए वोटिंग की जा रही है, मतदाता किस तरह से अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं आज?
देखिए, मिजोरम का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो हमेशा से ही काफ़ी हाई पोलिंग परसेंटेज रहा है जी। पिछली बार की अगर बात की जाए तो 80% के करीब पोलिंग परसेंटेज रहा है। अभी सुबह 7 बजे से जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ सुबह 7 बजे से लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अभी आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे अपने दर्शकों किस प्रकार से, देखिए, लोगों में उत्साह है वोट देने के लिए, किस प्रकार से वो जो लोकतंत्र का पर्व है वो मना रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, लोग अपनी बारी का, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व में किस प्रकार से हिस्सा लिया जा सकता है, अगली सरकार किस प्रकार की हो, इसकी सोच को लेकर जो है किस प्रकार से उनका योगदान हो सकता है, इसको लेकर जो है मिजोरम के लोगों में काफी सक्रियता रहती है, काफी भागीदारी रहती है। और यही जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं। लंबी कतारें हैं, वोट देने के लिए इंतजार करना पड़ेगा लंबी कतारों की वजह से, लेकिन लोग फिर भी जो है मतदान में काफी भारी संख्या में जो है यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और अपने अधिकार को बहुत खूबी समझते हैं और ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से जो है सरकार चुनने का मतलब क्या होता है इसको। और लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि चुनाव आयोग की तैयारियों की, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं, चाहे वो पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के इंतजामात की बात हो या फिर क्योंकि मिजोरम की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है तो किस प्रकार से रिमोट जो एरियाज है वहाँ पर किस प्रकार से पोलिंग पार्टीज वहाँ पर पहुँच सकती है, ईवीएम की सुरक्षा किस प्रकार से, ये तमाम इंतजामात जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं ताकि जो चुनाव है मिजोरम का वो सुचारू रूप से हो सके। बिल्कुल विक्रमजीत, और हम लगातार ये अपील भी सभी लोगों से करते हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका हर किसी को निभानी बेहद जरूरी होती है, ताकि कल को जो भी पार्टी सत्ता में आए उससे आप अपने जो वादे उनकी तरफ से किए गए हैं वो पूरे हो सके, उनसे सवाल जवाब कर सके। लेकिन विक्रमजीत, अगर वादों की बात करें तो तमाम वादे पार्टियों ने किए होंगे और जिस तरीके से हमने बताया अभी कि त्रिकोणीय मुकाबला मिजोरम में है, तो ऐसे में इस त्रिकोणीय मुकाबले में वादे अनगिनत होंगे, लेकिन जो इस वक्त मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं जो लोग, उनकी नजर में ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर सभी लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा जो यहाँ पर है वो है रोजगार का मुद्दा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मुख्यमंत्री है उनकी साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि क्योंकि पिछला उनका कार्यकाल रहा है 5 वर्ष का, उसमें जो है कोविड कार्यकाल भी रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो पूरी तरह से उनका कार्यकाल नहीं होने की वजह से जो है वो काम नहीं कर पाए और यही एक वजह है कि उनको जो है एक और कार्यकाल मिलना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है, ताकि आने वाले समय में वो बेहतर तरीके से काम कर पाए और तमाम जो पिछली कमियां रह गई उसको पूर्ण कर पाए। वहीं पर चाहे वो ZPM हो या बीजेपी या कांग्रेस जो है सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर उसके कम करने की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको बैलेंस बनाने की बात कर रही है, तो तब बीजेपी की तरफ से जो है केंद्र की विकास की योजनाओं की इसका जिक्र किया गया है। तो तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से अलग अलग वादे जो है तमाम जो है लोगों के साथ किए गए हैं। अब देखना होगा लोग किसे पसंद करते हैं और किसको अपना वोट देते हैं। विक्रम, इसमें यह भी समझना होगा कि जब हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, खासतौर पर राजनीति में रिप्रेजेंटेशन, वो उम्मीदवारी में उतना नहीं झलका, लेकिन अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो महिलाएं यहाँ बढ़ चढ़कर वोट डालती हैं पुरुषों के मुकाबले। उस हिसाब से किस तरह के मुद्दे महिलाओं के रहे हैं, खास तौर पर अगर हम बात करते हैं जनप्रतिनिधियों से? देखिए, मिजोरम का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से जो है महिलाओं की भागीदारी जो है चाहे इकोनॉमिकली हो या सोशली हो काफ़ी अहम रहती है। तो महिलाएं जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़ चढ़कर, अगर वोटिंग की भी बात हो तो काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। कुल जो मतदान वोटर है उसमें 8.5 लाख में से तकरीबन महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा है। मतदान प्रतिशत जब भी होता है तो उसमें भी महिलाओं की संख्या जो है और पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन अगर इसको राजनीतिक रूप में अगर कन्वर्ट किया जाए तो
महिलाएं जो है उतनी भागीदारी नहीं महिलाओं को मिल पाती है मिजोरम में, हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से मतदान की प्रक्रिया में बिल्कुल जिस हिसाब से मतदान की प्रक्रिया में हर साल बढ़ोतरी होती है महिलाओं की तरफ से, ऐसा ही ये हम भारतीय राजनीति में भी देखें, खासतौर पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिजोरम से आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी हम इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये तो बात रही मिजोरम की। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार इस वक्त तेज हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। कुचमन, मकराना और पर्वतसर विधानसभा क्षेत्रों में अमित शाह चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पहले जनसभा और फिर रथ सभा कार्यक्रम का भी आयोजन आज रखा गया है। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 25 नवंबर को मतदान होगा और उसके बाद में 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तो ये थी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर, साथ ही होगी बहुत सी और खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आतंकवाद को समाप्त करने का अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बना है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं दिल्ली और NCR की आबो हवा से जुड़ी हुई। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया था कि वो हलफनामा दाखिल कर बताएं कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू किया गया। वहीं एहतियात के तौर पर 10 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का भी आदेश जारी किया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमसे बात करने के लिए विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, इतना तो हम मान ही सकते हैं कि दिल्ली की आबो हवा वाकई गड़बड़ा गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आना पड़ा। आज क्या कुछ कोर्ट में हो सकता है? जिस तरह से हलफनामा दाखिल करने की बात कही गई थी इन तमाम राज्यों से, इस पर क्या प्रगति हुई है? बिल्कुल आंचल, ये हर साल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है और जैसे ही ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं कि बहुत ही खराब बदतर स्थिति में चला गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली और दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं जिनकी इस एयर पॉल्यूशन में भूमिका है, उनसे ये पूछा है कि क्या कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाता है कि वहां पर स्टबल बर्निंग के चलते दिल्ली की स्थिति खराब हुई है, जबकि पड़ोसी राज्यों का ये कहना है कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये बताता हो कि इस खराब हवा के पीछे पराली की सबसे बड़ी भूमिका है। तो राज्यों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सालों में लगातार ये निर्देश दिए हैं कि पराली को जलाने के बजाय उसके बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए कि कैसे उसको बगैर जलाए या तो उसका कोई कमर्शियल यूज किया जाए या उसका एक सेफ तरीके से उसको नष्ट किया जाए। ये सभी राज्य सुनिश्चित करें, दिल्ली के पड़ोसी राज्य। इसको लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अब कोर्ट ये जानना चाहता है कि इन मोर्चों पर
इन सभी राज्यों ने क्या कार्रवाई की है। दिल्ली समेत की पराली नहीं जले, जो गाड़ियों का प्रदूषण है वो कम हो, इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन करती हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो इन सब को लेकर के आज ये उम्मीद है कि राज्य एक पूरा विस्तृत विवरण देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है दिल्ली और दिल्ली के आसपास वायु प्रदूषण कम किया जा सके, इसको लेकर। जी, अब विकास, इस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि लगातार पानी का भी छिड़काव किया जा रहा है कि थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल पाए इस प्रदूषण से, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अगर देखी जाए तो छोटे बच्चों को और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस वक्त हो रही है। सांस लेने की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, हॉस्पिटल में मरीजों की भी संख्या इस वक्त लगातार बढ़ रही है और जिसमें से अधिकतर मामले जो हैं वो सांस लेने से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके आ रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर किस तरीके की स्थिति है? बिल्कुल, देखें आप, ये इसी के चलते जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद करने का आदेश देना पड़ा। दिल्ली के जितने भी प्राइमरी स्कूल थे उनको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। ये स्थिति हर साल पैदा होती है, बावजूद इसके जो आप बता रहे हैं कि जो भी राज्य सरकार कदम उठा रही है वो देखिए नाकाफी साबित हो रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि एयर क्वालिटी 450 से लगातार ऊपर बनी हुई है, जो जिसको हम सामान्य कहते हैं उससे लगभग 10 गुना ज्यादा है। तो अब ये एक राहत की बात इसमें ये हो सकती है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ हवा चलेगी, कुछ बारिश होगी, तो स्थिति ज्यादा बेहतर हो सकती है, बजाय इसके कि जो कार्रवाई अब तक की गई है उसके नतीजों से तुलना करें तो ज्यादा होगी पश्चिमी विक्षोभ से। चलिए विकास, आप इस सुप्रीम सुनवाई पर नजर रखिएगा। हमारे साथ तापस भी जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर। तापस, सुप्रीम कोर्ट में तो आज इसको लेकर सुनवाई है जिस पर विकास ने अपना रुख रखा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लगातार ये बातें भी सामने आती है, जिन तमाम राज्यों की बात की जा रही है कि पराली जलाने की समस्या बहुत बड़ी है, इसके निवारण के लिए, इसके निस्तारण के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर क्यों बात नहीं की जाती, और अगर बात होती है तो जो कदम उठाए जाने चाहिए त्वरित तौर पर वो क्यों नहीं उठाए गए इस स्थिति से पहले? देखिए, सबसे पहले तो आशा ये बताना चाहेंगे कि बात तो होती है, लेकिन वो बात जो है वो बातों तक ही सीमित रह जाती है, वो कागजी बातें ही रह जाती है। जमीनी हकीकत अगर होती है, बात होती है, तो वहां पे उतना असरदार नहीं होता। जितना काम करने की जरूरत है उतना काम नहीं किया जाता, और यही रीजन है कि हर साल दर साल हम देख आ रहे हैं कि ये जो दिक्कत है, ये जो पोल्यूशन की जो दिक्कत है वो कंटिन्यूसली हो जा रही है। 2 चीजें अहम है यहाँ पे पोल्यूशन के साथ। एक आप पहले भी बात हुई थी कि सबसे अहम चीज है कि पराली या फिर बायोमास बर्निंग जो है करीब 35% से ज्यादा का पोल्यूटेंट रख रहा है इस वक्त, खासतौर से ये जो समय है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किस तरीके से कृषि या लोगों को बताते हैं, उनको कैसे सेंसिटाइज करते हैं कि ये सब चीजें ना करें। क्या उसका उपाय हो सकता है, क्या उसका दूसरा एक ऑप्शन दिया जा सकता है, वो उनको देना जरूरी है। क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगी मशीनें लेके आए, तो क्या आप उनको क्या स्टेट गवर्नमेंट या दूसरी तरह से जो संस्थान है उनको मदद करती है, वो एक चीज आ जाती है। दूसरी बात ये आ जाती है कि टेक्नोलॉजी का हम किस तरीके से फायदा ले सकते हैं, वो बहुत अहम बात आती है। तीसरा, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जरूर है, और दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर मैं देना चाह रहा हूं आंचल आपके हवाले से कि आज शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। तो आज शाम से कल सुबह तक जो दिल्ली की हवा थोड़ी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त दिल्ली की जो हवा की कंडीशन है वो करीब 10 किलोमीटर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, बिल्कुल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत स्टेबल कर देगी, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तापस, समय हमारे पास कम है, लेकिन आगे के बुलेटिन में लगातार आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति आज पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करेंगी। और अब एक वक्त है कि हम एक बार फिर से सुर्खियों पर नजर डालें, खासतौर पर उन दर्शकों के लिए जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रुख हेडलाइंस का। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान जारी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी हो रही है वोटिंग। 174 दिग्गजों की किस्मत ईवीएम मशीन में होगी कैद।
सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में करेंगे चुनावी जनसभाएं। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर, मध्य प्रदेश के सीधी और तेलंगाना के हैदराबाद में करेंगे जनसभाएं। वहीं राजस्थान में अमित शाह पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। अन्य दलों का भी धुआंधार चुनावी प्रचार जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दौरे पर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पूछा था एयर क्वालिटी सुधारने के लिए क्या कदम उठाए। और क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई में अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से होगा सीधा मुकाबला। अफगानिस्तान की नजर आज के मैच को जीतकर सेमीफाइनल की राह आसान करने पर होगी। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी संध्या का, जो इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं और बहुत सारे अखबारों की जो सुर्खियां हैं उनको समेटे हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं अखबारों की सुर्खियां आज कुछ खास है। संध्या, सबसे पहले सुप्रभात आपको, और क्या कुछ आज अहम खबरें हैं जो आज अखबारों ने अपनी हेडलाइंस में लिए हैं? जी सुप्रभात आंचल और कृतिका। आज के अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं आज 2 राज्यों में संपन्न हो रहे मतदान की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। मिजोरम में भी मतदान चल रहा है और छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, जिसे लेकर के सभी अखबारों ने अलग अलग सुर्खियों के साथ इस खबर को लिया है। और नवभारत टाइम्स से इस खबर को लिखता है कि छत्तीसगढ़ में वादों का खेल, भरोसे की जंग। पहले फेज की वोटिंग के साथ ही यहाँ पर 2 प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जिसे लेकर के नवभारत टाइम्स ने इस खबर को लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है 2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने की खबर, जो कि भारत बनेगा, इसकी उम्मीद जताई गई है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि 2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर भारत की जीडीपी हो जाएगी। साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है और उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2024 में विकास दर 6.4% और 2025 में ये विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। अगली खबर की बात करें तो ये है रेलवे के सफ़र को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने से जुड़ी हुई खबर, जिसे लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। हिंदुस्तान अखबार ने आज लिखा है कि 65% पटरियाँ कवच से सुरक्षित होंगी। एक ये विशेष तरह की अत्याधुनिक तकनीक है जिसको लेकर के कवच के साथ तैयार किया जाएगा और ये जो सारी पटरियां होंगी इनको कवर किया जाएगा। इस खबर को आज हिंदुस्तान अखबार ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि राजधानी में सांसें लेना मुश्किल हो चुकी है, प्रदूषण से लोग घिर चुके हैं। तो आज दैनिक जागरण अखबार ने एक रिपोर्ट सामने लाई है और इसमें बताया है कि राजधानी में लगभग 18 वर्षों में 3.5 गुना तक कैंसर के मरीज बढ़ गए हैं और इससे मौतें भी हो रही है। साथ ही साथ ये भी बताया है विशेषज्ञों के माध्यम से कि लगभग 11 तरह के ऐसे कैंसर हैं जो प्रदूषण की वजह से हो रहे हैं। तो ये वाकई में एक चिंताजनक खबर है इस जागरण अखबार ने जो इस खबर को बताया है। अगली खबर की बात करें तो ये एक भावुक करने की भी खबर है और केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है वो किस तरह से काम कर रही है उसको लेकर के आज पंजाब केसरी अखबार ने एक कह सकते हैं कि केस स्टडी के रूप में एक खबर बताई है। दरअसल एक बच्ची है किशनगंज की 12 साल की, जिसे दिल में छेद था और चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो इलाज करा सकें, किसी ने बताया कि आप दिल्ली के एम्स अस्पताल जाइए, वहां जाकर के अपना इलाज कराइए। एम्स अस्पताल में जब ये पिता अपनी बच्ची को लेकर के पहुंचे तो वहां पर उस बच्ची को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसका इलाज किया गया। और देखिए इस खबर को उसी भावुकता के पहलू के साथ आज अखबार ने लिया है और बताया है कि उस बच्ची ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट अपने सामने देखा तो उसने पीएम को थैंक
थैंक यू कहा। तो ये है आयुष्मान भारत योजना का एक सफल परिणाम जो किस तरह से काम कर रहा है, इसे आज अखबार ने बताया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं घरों को रोशन करने वाली मोमबत्तियों की एक खबर के साथ, जो कि एक पहल है जिसे जनसत्ता अखबार ने बताया कि जम्मू में कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास के माध्यम से जो जेल में बंद कैदी हैं वो घरों को रोशन करने के लिए मोमबत्ती तैयार कर रहे हैं। तरह तरह के डिजाइनर ये मोमबत्तियां हैं और साथ ही साथ दीपक भी तैयार कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल इसे कह सकते हैं जिसे पुनर्वास के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो ये है आज के अखबारों की वो सुर्खियां, वो खबरें जो आज के अखबारों ने ली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। अब अखबारों की तमाम दुनिया से ये सब खबरें मेहनत करके हमारे लिए समेट कर लाई। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है डीडी न्यूज़ पर, लेकिन आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मानवीय कारणों से गाजा पर हमलों में अस्थायी विराम और बंधकों की रिहाई की संभावना पर चर्चा की। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल ने लेबनान में शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से संबंधित ठिकानों पर हमला किया। ये हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजरायली शहरों पर दागे गए रॉकेटों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के चेहरों को यरूशलेम की दीवारों पर प्रदर्शित किया गया। इजराइल का कहना है कि हमास के बंदूकधारियों ने हमले में 1400 लोगों को मार डाला और 240 से अधिक बंधकों को गाजा ले गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में चिली भी शामिल हो गया है, जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अब चिली इस गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। मेक्सिको में आए तूफान ओटिस के बाद अकापुल्को शहर के पुनर्निर्माण के लिए आपातकालीन सहायता की मांग के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुनर्निर्माण के कार्य में तेजी लाने की मांग की है। सोमालिया में भयावह बाढ़ के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत होने और घरों, सड़कों तथा पुलों को तबाह हो जाने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। खबरें कारोबार जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण के दौरान भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेशकों ने 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया निवेश। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ MOUs पर किए हस्ताक्षर। नवरात्र में वाहनों की बिक्री ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान वाहनों की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि श्राद्ध के चलते बीते अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर वाहनों की बिक्री में 7% की गिरावट भी देखी गई, लेकिन बीते सितंबर की तुलना में अक्टूबर में बिक्री में 12% से ज्यादा का उछाल भी देखने को मिला है।
केंद्र सरकार ने लोगों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने की पहल के तहत भारत आटा की बिक्री कार्यक्रम किया शुरू। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को 27.5 प्रति किलोग्राम की दर से होगा आटा उपलब्ध। इसकी बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम सेंट्रल पूल से 2.5 लाख गेहूं टन अलॉट कर रहा है। और चलिए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने। अंक तालिका में तीसरे पायदान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मुकाबले खेले, जिसमें उसे 5 मैचों में जीत हासिल हुई। वहीं अफगानिस्तान की टूर्नामेंट की अंक तालिका में जो जगह है वो 6ठे स्थान पर है। अफगानिस्तान की नजर आज के मैच को जीतकर सेमीफाइनल की राह को आसान करने पर रहेगी। वहीं क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया और इस हार के साथ ही श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल की रेस से आधिकारिक तौर पर भी बाहर हो गई। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में श्रीलंकाई प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ। मैथ्यूज जब क्रीज पर आए तब सही हेलमेट नहीं लाने के कारण उन्हें दूसरा हेलमेट लाने के लिए पवेलियन की ओर इशारा किया गया, मगर इसी बीच शाकिब ने मैदानी अंपायर से टाइम आउट की अपील की। तब दोनों मैदानी अंपायर ने आपस में बात कर मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया। पंजाब में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है, जहां मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रनों से हराने में सफलता हासिल की। ये पहली बार है जब पंजाब ने इस ट्रॉफी को अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। भारतीय महिला हॉकी टीम को 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में मैदान पर उतरेगी और भारतीय टीम को ओलंपिक क्वालिफायर में दुनिया की 5वें नंबर की टीम जर्मनी के साथ रखा गया, जिससे उसे कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर को चेल्सी के हाथों 4-1 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में पहला गोल टॉटनहैम की तरफ से हुआ और इसके बाद चेल्सी के लिए पहला गोल 35वें मिनट में पामर ने किया। फिर चेल्सी के लिए निकोलस जैक्सन ने 3 गोल दागकर टीम को 4-1 से जीत दिला दी। खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित समारोह में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफ्फी के 54वें संस्करण का आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सिनेमाई उत्कृष्टता का प्रतीक है ये महोत्सव। देश और दुनिया भर से बेहतरीन प्रतिभाओं को एक मंच पर लाता है साथ। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने समारोह को विशिष्ट आयोजन करार दिया। और भारत को कंटेंट हब बनाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। फिल्म उद्योग और मजबूती के साथ काम कर पाए, इसके लिए सरकार ने पायरेसी के खिलाफ उठाए कड़े कदम। और अब बात करते हैं CV रमन की से जुड़ी हुई। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का नाम हर भारतीय को गौरव से भर देता है। ये चमकता सितारा है चंद्रशेखर वेंकट रमन। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे CV रमन की एक प्रतिभाशाली युवा से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की जो यात्रा है वह साधारण है। और आइए जानते हैं इस यात्रा को इस खास रिपोर्ट के जरिए। CV रमन का नाम अभूतपूर्व भौतिकी का पर्याय है, जिसने हमारे आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। CV रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ।
आपका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं। सीवी रमन के पिता भौतिकी के शिक्षक थे। बहुत छोटी उम्र से ही उनकी शिक्षा असाधारण रही थी। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में प्रतिष्ठित मद्रास विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल कर ली थी। 18 साल की उम्र में ब्रिटिश जनरल में उनका पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित हुआ। वर्ष 1917 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हुए। सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हें 1930 में मिली, जब प्रोफेसर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1933 में वे भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले निदेशक बने। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की और 1948 में उन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव के जरिए दुनिया को पहली बार बताया कि लाइट यानी प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। जब प्रकाश की किरण किसी भी पारदर्शी माध्यम, पानी, कांच या किसी भी ठोस द्रव्य या गैस से होकर गुजरती है, तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। प्रोफेसर रमन ने बताया कि प्रकाश की किरण जब माध्यम से टकराती है तो माध्यम में मौजूद कण प्रकाश की किरणों के संगठन को तोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर गोटियों को बिखेर देता है। प्रोफेसर सीवी रमन की विरासत आज भी जीवित है, क्योंकि उनका अग्रणी कार्य आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सेहत की। और आपके स्वास्थ्य के सेगमेंट में आज बात कैंसर से जुड़ी हुई, जो विश्व भर में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। कैंसर के अधिकतर मामले देर से सामने आते हैं, जिसकी वजह से इलाज मुश्किल हो जाता है। अगर कैंसर के विषय में जानकारी हो तो इसे जल्द पहचाना जा सकता है। कौन से कारक कैंसर के खतरे को और बढ़ाते हैं और कैंसर के बचाव के लिए क्या जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कैंसर एक गंभीर रोग है जिसका खतरा सभी में बढ़ रहा है। कैंसर के मामले अब कम उम्र में भी सामने आने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें किसी कारणवश शरीर का कोई एक हिस्सा अपने आप से बढ़ने लगता है और आसपास के ऑर्गन्स को जकड़ लेता है। आमतौर पर देखा गया है कि जो मुख्य कैंसर है, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर, ये मुख्यतः पाए जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि 90 से 95% जो कैंसर हैं वो हमारे जीवन शैली की वजह से होते हैं। कैंसर का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारक कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। ऐसे भी कुछ कारक हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं, जिनमें बदलाव किया जा सकता है। बीड़ी सिगरेट ना पिएं, धूम्रपान, गुटखा, जर्दा, किसी भी रूप में तंबाकू सेवन ना करें, नियमित व्यायाम करें, अपना वजन यानी कि शरीर का वेट है उसको कंट्रोल में रखें, संतुलित आहार खाएं, ख़ास तौर से फैट यानी कि जो वसा है उसका इस्तेमाल कम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। कुछ कैंसर्स हैं जो कि फैमिलीज में रन करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है ये उनके लिए हिदायत है कि वो अपनी बेटियों को टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और खतरे के कारकों को दूर कर कैंसर के खतरे को कम करना संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए नया सवेरा के इस खास सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं योग सूत्र की। तो बात हो रही है योग सूत्र की, जहां हम आपको योगिक क्रियाएं बताते हैं। आज कौन सी खास योग क्रियाएं देखते हैं इस सेगमेंट में।
नमस्ते, मैं शशि सारडा। आज हम एक बहुत सुंदर आसन सीखेंगे जो डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करता है। इस आसन से हम एक्चुअली पैंक्रियाज को मसाज करते हैं। जब हम पैंक्रियाज ऑर्गन पे वर्क करते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे डायबिटीज़ लेवल्स इम्प्रूव होने लगते हैं। तो समझते हैं उसे कैसे करना है। मंडूक आसन करने के लिए हम हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे, अंगूठे को अंदर और फिंगर्स को ऐसे टाइट करके मुट्ठी बनाएंगे। अपने नाभि के आसपास दोनों हाथों को रखेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए हल्का सा प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। पूरे शोल्डर्स, एल्बोज, सर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। यहाँ रुकेंगे और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसे 3 to 5 राउंड्स कंटिन्यू करेंगे एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे शुगर लेवल्स में इम्प्रूवमेंट आता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स सुनेंगे हंसा मार से इसी आसन के बारे में। नमस्कार। डायबिटीज़ ये ऐसी बीमारी है कि जिसको शरीर से हटाना ज़रूरी है। फाइबरस फल खाएं, सब्जियां खाएं, फाइबर्स बढ़ाएं शरीर में। ज़रूरी है कि ज़रा ब्रीदिंग अच्छी तरह करें, प्राणायाम बढ़ाएं, ऑक्सीजन जाना चाहिए और जितना हो सके अपने काम में बिजी रहें, क्योंकि उन्हें गलतियां बहुत जल्दी दिखती हैं। वो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, इसलिए प्रतिपक्ष भावना, सब अच्छा चल रहा है, काम में गलतियां नहीं निकालनी, खुद ही इतना बिजी रहना है कि दूसरों की गलती देने का मौका ही ना मिले। नमस्कार। और नया सवेरा में बात करते हैं मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। बात मौसम की करें तो भारी वर्षा की संभावना जताई गई कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी में। वहीं हवाएं चल सकती हैं तेज गति से। बात की जाए अगर तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं वहां पर, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और साथ साथ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी बर्फबारी से ज़्यादा मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ तेज़ बारिश भी उम्मीद की जा रही है, खासतौर पे मिजोरम, मेघालय और बात की जाए शिलोंग की। तो आइए अब रुक करते हैं उन तमाम राज्यों को और देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं मैक्सिको सिटी में आयोजित परेड की झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद। हमें दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।
चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा।